हाना मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरा बॉस गुस्से का काफ़ी तेज़ है, छोटी सी गलती पर भी बढ़ जाता है बुढ़ा कहेगा। इसलिए एक याद करना, पहले ही तुम्हारा दिल चिड़िया जितना है। मैंने तो मना किया था ना तुम्हें, लेकिन तुम बाजिद थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ। अब तुम खुद ही निपटो इस हफ्ती से। मैं चली। मुझे तेज़ तेज़ बोलती इसे ऑफिस के दरवाजे तक छोड़ती, वहाँ आकर तैयार होना है। गिरिया से आगे बढ़ गई, जबकि हाना जो कुछ देर कबल जिमा देने वाली ठंड में कांप रही थी, गिरिया की बातें सुनकर पेशानी पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे हाथ की पूंछ से साफ करती दरवाज़ा हल्के से नोक करते इजाज़त का इंतजार करने लगी। जब अंदर से करख्त आवाज़ में इजाज़त मिलते ही गहरी सांस लेती अंदर बढ़ी। सामने ही 45 साल आदमी पेशानी पर बाल डाले किसी फाइल पर झुका था। अस्सलाम वालेकुम। हाना की आवाज़ पर आदमी ने चौंक कर इसे देखा। वालेकुम सलाम, कौन हो तुम? लहजे में नागवारी दिए वो इससे पूछने लगा, जिसका दिल किया वो अभी वहाँ से गायब हो जाए। वो मेरा नाम हाना अरवन है, मैं गिरिया की दोस्त हूँ। जाव के लिए आज से इसने बात की थी। हाना बमुश्किल अपनी बात पूरी कर पाई थी। गिरिया ने बिल्कुल ठीक ही कहा था, वाकई इसका चिड़िया जितना दिल था। जबकि इसकी बात सुनकर पुरसोच नज़रों से इसे देखता, वो यकदम ही सर को ज़ोर शोर से हिलाने लगा। और एट्स राइट, मुझे याद है, लेकिन तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम क्लब में काम कर सकोगी। अनीक अनवर ने तमसहाराना लहजे में कहते इसे साथ पैर देखा, जिसमें एतमाद की बहुत कमी लगी थी। जबकि हाना इनके लहजे और देखने पर तप गई थी। यकदम ही वहाँ कोई बोलचाल नहीं आया था, क्योंकि हाना अरवन बकौल गिरिया के चिड़िया जितना दिल रखती थी। भला अब चिड़िया क्या कर सकती थी सिवाय मन मनाने, हाँ वापस चले जाने के। तुम्हें अगर रोना आ रहा है तो बाहर जाकर रो सकती हो। अनीक अनवर इसके तासाब देकर संजीदगी से बोले। हाना लब कुचलती पलटने लगी जब अपनी चाची का ख्याल आया। मेरी नीना तुमसे छोटी है, लेकिन देखो नौकरी करती है, और एक तुम इंतहा की डरपोक लड़की। हम दोनों माँ बेटे की मेहनत का ठूसे जा रही हो। यूं शफीका बेगम इसकी तरफ युक्ते हुए आंखें फैलाकर इसे हौसला करने लगी, जिसे अपनी सांस अटकता हुआ लगा। पेशानी पर पसीने के कतरे नमूदार होने लगे। मेरी बात गौर से सुनो डरपोक लड़की, अगर नौकरी नहीं मिली तो यहाँ आने की भी जोर नहीं है। किसी चौंपड़ी में जाकर दोपहर बैठ जाना। वो इसे हौसला कर रही थी, लेकिन ये बताने के लिए भी इसकी जुबान साथ नहीं दे रही थी। मिस यकदम ही आवाज़ पर वो डर कर उछल पड़ी, जबकि अनीक अनवर अफसोस से सर हिलाते सर झटक कर रह गए। सर प्लीज़, मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है। हाना ने थूक निकलते सामने बैठे आदमी को देखा। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, लेकिन अगर एक भी शिकायत आई तो खुद ही चुपचाप निकल जाना। अब तुम जाओ, गिरिया तुम्हें बाकी काम समझा देगी। अनीक अनवर इसके मुन मनाने पर एहसान करने वाले अंदाज में कहते लैपटॉप की जानिब मुतवज्जह हो चुके थे। जब खब्बे यकीनी से खड़ी इन्हें देखती रही, फिर जोर से शुक्रिया करते बाहर की जानिब भागी। बेवकूफ़ लड़की। गिरिया, मैं आज बहुत बहुत खुश हूँ, मुझे नौकरी मिल गई। उफ, मुझे यकीन नहीं हो रहा, देखो मेरे हाथ कितने ठंडे हो गए हैं। हाना भागती हुई गिरिया के पास पहुंची थी, जो क्लब के अंदर मौजूद अपने स्टाफ के साथ मौजूद थी। जबकि क्लब में लड़के लड़कियों की आमद जारी थी। हाना के जोर शोर से चीखने पर सब इसकी जानिब मुतवज्जह हुए थे। चंद एक सीटी बजाकर हंसते हुए आगे बढ़ गए थे। हाना आगे पीछे की परवाह किए बगैर गिरिया की तरफ मुतवज्जह थी। मुबारक हो हाना, अच्छा अब तुम जाओ, जाकर अपनी चाची को बताओ। ओके बाय। गिरिया इसकी बात सुनते ही रफा दफा करने वाले अंदाज में इसे वहाँ से भगाने लगी, जो सबके सामने उसे ऑकवर्ड फील करवा रही थी। लेकिन इस मासूम गुड़िया को कौन समझाए। लेकिन सर ने कहा है तुम मुझे बताओगी
क्या क्या करना है। हाना इसे हाथ से दरवाजे की तरफ धकेलने पर परेशानी से बोली, जो रोक कर इससे घूरने लगी थी। मेरा ख्याल है हाना तुम्हें कल से ज्वाइनिंग करनी चाहिए, लेकिन क्यों, आज क्या मसला है। हाना इसकी बात सुनकर हैरान हुई। दोनों बहस करती दरवाजे के करीब साइड पर खड़ी थी जब यकदम क्लब का दरवाज़ा खुला था। 5 लड़के 5 लड़कियों पर मुश्तमिल वो ग्रुप जो हमेशा 12 बजे के बाद आता था। गिरिया इस वक्त इन्हें देखकर हैरान रह गई। बेइख्तियार गिरिया ने अपनी तिलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखा जहाँ रात के 8:15 हो रहे थे। मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। गिरिया हाना इसकी हरकत देखकर चलकर जोर से बोली। वो जो इनके नज़दीक से गुजर रहे थे नागवारी से इस लड़की को गौर से आगे बढ़ गए, जबकि 2 नीली आंखों ने उजड़ी सी नजर इसके चेहरे पर डालकर अपने ग्रुप के साथ कदम बढ़ा दिए। हाना जैसे ही क्लब से बाहर निकली, हल्की फुल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। हाना ने दोनों बाजुओं को सीने पर लपेट कर इर्द गिर्द का जायजा लिया। लंबी चौड़ी गली इस वक्त सुनसान थी। हाना को यकदम ही खौफ ने आन घेरा। जुर्जुरीले थे जैसे ही वो पलटी, सामने ही इन लंबे चौड़े लड़कों को देखकर घबरा गई, जिनका चेहरा होजरी और रुमाल में क्या था कि वो किसी को भी देखने से कासिर थी। वो मैं इससे कबल वो बेहोशी हो जाती। इन्हीं में से एक ने हाथ के इशारे से इसे रास्ते से हटने का कहा। हाना की जुबान को एकदम ब्रेक लगी। इनके सामने खड़ी वो दरी सह में हिलने ही लग रही थी। जजी, मैं तो जा ही रही थी, हाना गड़बड़ा कर कहती, तेजी से पलट कर सड़क किनारे चलने लगी जब उसके करीब से गाड़ी हवा के झोंके की तरह गुजरी थी। हाना की दिल हरास जी बेसाख्ता थी। सुनसान सड़क, रात का पहर, बर्फबारी, साथ वो 5 लड़के जिनको देखते ही इनका खौफ इस पर हर चीज़ पर हावी हुआ था। इससे कबल वो ज़मीन बोस होती, यकदम किसी की बाहों में झूल गई। इन्वेस्टमेंट ब्यूटी सरसरा की बारी खूबसूरत मर्दाना आवाज़ गूंजी, साथ ही नीली आंखों में चमक बढ़ी थी। जबकि हाना खुशो हवास से बहक बना हो चुकी थी। हाना आप ही उठ भी जाएं, यार आपके दोस्त कब से आई बैठी हैं। नीना दूसरी बार कमरे में आई थी और इस बार नीना ने झुंझला कर कहते साथ इसे भी झंझोड़ कर रख दिया था। इसके झंझोड़ने पर हड़बड़ा कर तेज से उठकर बैठते ही अपने हाथों में सर गिरा कर हाना मुंह बनाती इसे पीछे करती घूरने लगी। ओ फल्ला, नीना मेरे पहले ही इतना सर भारी हो रहा है और तुम हो कि बच्ची की जान लेने आ गई हो। गौर से सुनो मेरी बात, रात की ड्यूटी है इसलिए मुझे जल्दी मत जगाना। हाना हल्के हल्के कान बटी दबाती हफ्की से बोली थी। हाँ तो कौन सा जिन देख लिया था, कल जो सुनसान सड़क पर ही देर हो गई थी, कोई बदमाश उठा कर ले जाता ना, फिर अकल ठिकाने लगती। हमारी डरपोक चिड़िया साहिबा, शफीक बेगम की तंज से भरी आवाज़ पर वो तेजी से सीधी हुई। यूं के सारे बैठे सुन चुकी थी, लेकिन मुझे लाया कौन था। यकदम ही शफीक का बेगम की तंज को नज़रअंदाज किए उसे नई फिक्र लाहक हुई थी जिस पर कमरे में दाल होती। गिरिया ने दांत कपकपाते हुए इसे घूरा था। मोहतरमा मैं लाई थी तुम्हें बाद से आधे घंटे की ब्रेक लेकर नहीं, मतलब आधी हो गई है। ऐसा कौन सा जिन या चिड़ी देख ली तुमने जो बीच रास्ते गिरी पड़ी थी। अगर मेरी दोस्त की नज़र नहीं पड़ती तुम पर, मुझे तो यही लगता ना कि मोहतरमा घर जा चुकी हैं। गिरिया ने इससे अच्छा खासा इसे झटक कर रख दिया था, जिसने घूरते साथ बिस्तर से उठकर तकिया इसकी तरफ उछाला था। शफीका बेगम ने आगे बढ़कर इसकी चुटियाँ खींची थी। इस्लामाबाद का मौसम आज मामूल से ज़्यादा सर्द था। ऐसे में हाना लॉन्ग कोट और पिंक ऊनी टोपी के साथ हाथों में दस्ताने पहने उससे में सड़क किनारे चल रही थी। रात के 8 बज रहे थे जब नज़र इसकी क्लब की जानब उठी। चमचमाती गाड़ियाँ वहाँ आकर रुक रही थीं।
कोई बाइक पर आ रहा था। खुशबुओं में बसे लड़के लड़कियां, चुस्त कपड़े, खुली जुल्फें, हाथ में हार डाले अंदर जाती लड़कियां। कुछ के मफलर गले में जो रहा था तो किसी ने इसकी जरूर न समझी। हाना अंदर आते ही हर किसी का तनकीदी जायजा ले रही थी। डांस फ्लोर में ऊंची आवाज में म्यूजिक पर थिरकते लड़के लड़कियां बेहुदा अंदाज में एक दूसरे को छू रहे थे तो कहीं मंचले सोफा और कुर्सियों पर बैठे हर लड़की को देखकर अपनी आंखें सेकने में मशगूल थे। शीशे और सिगरेट की बू ने सबको मदहोश किया हुआ था। यकदम हाना को वहां घुटन का एहसास हुआ। दुख और अफसोस से इन सब को देखती वो क्लब से निकलकर लंबे लंबे सांस लेने लगी। जब सड़क के पास खड़ी ब्लैक चमचमाती टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो से टेक लगाकर खड़े वो लड़के लड़कियां बातों में मशगूल थे। जबकि बोनट से टेक लगाकर खड़ा वो शख्स उसे ही देख रहा था। हाना उसे अपनी तरह मुतवज्जो पाकर गड़बड़ा कर सीढ़ियों के स्टेप्स उतरती लड़खड़ाई थी। इससे कबल वो ज़मीन बोस होती किसी की आने गिरफ्त में आ गई। आंखें फैलाए वो थमाने वाले को देखने लगी जिसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें इस पर जमी थी। उसकी आंखों में देखते ही हाना की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। हाना अनीक अनवर की सख्त आवाज पर हाना जो उससे देखने में महू थी घबरा कर इससे पीछे हटती अपने बॉस की जानब घूमी, ये जाने बिना कि इसका यूं इससे दूर होना नीली आंखों वाली शख्स को सलगा चुका था। नीले से स्याह होती नजरें अब इस आदमी की तरफ उठी थी। हाँ, इसी शख्स की वजह से हाना ने इसे खुद से पीछे किया था। यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें इस वक्त अंदर होना चाहिए था। अनीक अनवर सख्ती से कहते हाना के करीब आकर रुके थे। जी सर, वो मैं हाना कहना चाहती थी कि वो ये नौकरी नहीं करना चाहती, लेकिन अपनी अज़ली बुज़दिली की वजह से ज़ुबान अटक कर रह गई थी। मुझे लगता है तुम इस जॉब के लायक नहीं हो, इसलिए बेहतर है यहाँ से चली जाओ। वैसे भी तुम पहले ही दिन अंदर होने की बजाय अपने बॉयफ्रेंड के साथ मसरूफ थी। अनीक अनवर एक नज़र पीछे खड़े लड़के को देखकर इसे कहते आगे बढ़ गए। जबकि हाना खुद पर इल्ज़ाम लगाए जाने से ज़्यादा अपनी चाची के ख्याल आने पर सर झुकाकर सो करने लगी। हाना, अरवन, तुम सबसे बड़ी मनहूस हो, डरपोक, बुज़दिल, नाकाम लड़की हो तुमसे कुछ भी नहीं होगा। पैदा होते ही माँ बाप के साथ मुफ्त में अपने इकलौते चाचू को भी ले डूबी और अब चाची और अपने इकलौती कज़न पर बोझ बनकर मुफ्त की रोटियां तोड़े जा रही हो। तुम इसी तरह जिंदगी गुजार कर मर सड़ जाओगी। काश कोई काली जिन ही मुझे जान से मार लेता या कोई चेल आकर खा जाती तो बोझ हल्का हो जाता। पीछे खड़े शख्स ने इस मासूम पागल सी छोटी सी लड़की को देखा जो इर्द गिर्द से बेपरवाह रोने का शुगर फरमानी हुई खुद को कोसने में लगी थी। खुद को कोस लिया हो तो रास्ता दोगी। अपने करीब मर्दाना आवाज़ पर हाना के जुबान को ब्रेक लगी थी। बिजली की सी तेजी से वो एक तरफ होती इसे हल्की से घूरने लगी, जिसकी कदम इन निगाहों ने जकड़ लिए थे। आप, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी बेचारी नौकरी चली गई। हाना इसके देखने पर बेगी आवाज में इसी से इसकी शिकायत करने लगी, ये जाने बिना कि इसके रूबरू नीली आंखों वाला हाज़म सेगम एक शरारती जिनज़ादा जिसका गुस्सा इसके खानदान और जानने वालों में मशहूर था, जिसकी वजह से सब इससे खतरनाक जिनज़ादे कहते थे, बुरी तरह इस पागल सी लड़की का असीर हो गया था। मैं हाज़क इससे कबल हाना दोबारा इसे कुछ कहती सब वहीं आ गए थे। हाना ने चौंक कर इस लड़की को देखा जो इसका नाम लेकर इस शख्स के बाजू में हाथ डालकर हाना को गो रही थी। यकदम ही हाना को इतने सारे कल वाले हुलिये में लड़कियों को देखकर इसका होश खुश्क होने लगा था। चलें, मैंने माफ़ कर दिया आपको, हाना हकलाते हुए हाज़क से कहती तेजी से वहाँ से भागी थी, जिसने आंखों से ओझल होने तक इस परी पकड़ को देखा था।
जो इसका बेस्ट फ्रेंड था। संजीदगी से बोला, जबकि जमील हाजिक वो इंसान है। जमील ने हाजिक के कंधे पर लाड से सर रखा। जमील और किन्स दोनों साथ खड़ी। किन्स इसके बचपन के साथी थे। क्या बोल रहे हो अनीक, वो तुम्हारी प्यारी हाला के शोहर? ओ रियली? फिर वो हमारी दुनिया में कैसे आ गई है? हाजिक ने ठीक ही मुस्कुराहट के साथ इसे जवाब दिया कि वो कोई जवाब नहीं दे सका। एक बार फिर बर्फबारी से सर्दी में कई गुना इजाफा हुआ था। लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। हर सू सन्नाटे का राज था। ऐसे में फिजा में यकायक बोनचाल सा आया था। एक घर का दरवाजा खोलते ही सूट के तेजी से दरवाजे से निकलता सड़क की जीनत हुआ था। साथ ही वो जो पहले ही अपनी जिंदगी से परेशान थी, गिरती पड़ती अपने सामान के साथ ही जमीन बोझ हो गई। ठंड और बर्फबारी ने इसके 14 तवक रोशन किए थे कि वो बुरी तरह कपकपा कर रह गई। चाची मैं मर जाऊंगी। हाना ने बचते दांतों के दरमियान अपनी चाची को बेबसी से दिखते हुए कि जिन्होंने सेंते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। उफ अल्लाह, अब मैं कहाँ जाऊँ? हाना जो पहले ही नौकरी की वजह से परेशान कर आई थी, अपनी जालम चाची के बेगार करते ही वो खौफ और ठंड से बेहाल वहीं गुठली बंद कर एक बार फिर रोने का शुगर जारी कर चुकी थी। फिलहाल इसके पास रोने के अलावा कुछ और था भी नहीं। चारों अतराफ में लंबे लंबे दरख्तों का यूं था। मुसलसल होती बर्फबारी जो हनूज जारी थी, खामोशी में आवाज़ पैदा करती हर चीज़ को सफेदी में लपेट रही थी। इन्हीं गिने जंगल के दरमियान लंबी चौड़ी सड़क बनी थी जो ज़ेंगा मेला की तरफ जाती थी। एकदम सुनसान सड़क पर टायर की आवाज़ पैदा हुई थी। फराटे पर थी गाड़ियाँ खूबसूरत से बड़े और ऊंचे से गेट के सामने। चंद लम्हे के लिए गाड़ी रुकी थी। ड्राइविंग सीट पर बैठे हाजिर से चौकीदार को देखा, जिसने छोटी सी खिड़की से सर निकालकर गाड़ी देखते ही रिमोट से गेट खोला था। तेजी से अंदर दाखिल होती गाड़ी लंबी पथरीली रोश पातजान से पोर्च में जाकर रुकी। गाड़ी को रोकते ही मुलाजिम अचानक कहीं से नमदार होता इसके सामने हाथ बांधकर एहतराम में खड़ा हो गया। डैड घर पर हैं? हाजिक ने उतरते ही इससे सेम साहब का पूछा। नहीं साहब, वो किसी दावत में गए हैं। मुलाजिम इसे जवाब देता अंदर बढ़ गया, जो कि हाजिक उंगली में गाड़ी की चाबी घुमाता खुद अंदर बढ़ गया। हाल ने अबूर करते ही अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। जब अकब से आती आवाज़ पर रुका। हाजिक, तुम फुर्सत मिल गई माँ से मिलने की? जानते हो नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, फिर भी तुम अलग घर में इंसानों के बीच रहते हो। तूबा बेगम हाजिक की वालदा इसके नज़दीक आकर इसे गले लगाते हुए शिकवा करने लगी। उफ अम्मी जान, हमें पसंद है ऐसे ही रहना, फिर हम अकेले कहाँ हैं? हमारे दोस्त और उनकी फैमिलीज भी वहीं हैं, सोए आपके और डैड के। हाजिक मुस्कुराते हुए पेशानी चूम कर इनकी नाराज़गी ख़त्म करने की कोशिश करने लगा, जो उसकी बात पर घूरते हुए इससे दूर होती सोफे पर जा बैठी थी। हाँ ठीक है अम्मी जान, हम अब रोज़ आया करेंगे, बस आप नाराज़गी ख़त्म करने हमसे। हाजिक कहते हुए इनके सामने दो जानों बैठते हुए बोला, जो इसकी बात सुनकर बेख्तियार इसे गले लगा चुकी थी। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, वैसे ही हाना का ठंड और हो से दिल बैठता जा रहा था। घुटनों से सर उठा का तैल कर इसने अपने इर्द गिर्द देखा था। सर्दी की वजह से हाथ और पैर सुन पड़ रहे थे। एक बेबस नजर बंद दरवाजे पर डालती अच्छी तरह खुद पर शाल लपेट थी। रास्ते का तयन किए बगैर चलने लगी। अभी इसने आधा रास्ता ही तय किया था जब कुत्ते के भौंकने की आवाज़ पर हाना का हलक खुश्क हो गया। हौ से पीली पड़ती वो कदम उठाने की कोशिश करने लगी। जब तेजी से कोई गाड़ी ऐन इसके नज़दीक झटके से रुकी, हाना का सांस सटक गया। रात के 2 बज रहे थे। ऐसे में हाजिक अपने फ्लैट का लॉक खोलता अंदर दाखिल हुआ। ये एक लग्जरी फ्लैट था जहाँ वो अकेला ही रहता था। आसपास की लोगों ने हमेशा इसे आते और जाते इस मर्दाना वजह से माला माल मर्द को दूर से ही देखा था।
हाजक ने टीवी लॉन्च में रुकते हुए मुड़कर दरवाजे की सीमत देखा। हाना अपना बैग मजबूती से थामे सर्दी से कांप रही थी। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। हाजक की आवाज़ पर हाना ने नज़र उठाकर इसे देखा, जिसके आधे चेहरे पर रुमाल बना था। छोटे छोटे कदम उठाती वो अंदर आई थी, जबकि हाजक बगौर इसके चेहरे को देख रहा था, जो होब के साथ ठंड से शुरू हो रहा था। अगर वो इसे यहाँ नहीं लाता तो यकीनन सुबह वो सबको मुर्दा हालत में मिलती। आराम से बैठो, हम अभी आते हैं। हाजक इसे कहता एक कमरे में गायब हुआ था, जबकि हाना कांपती हुई जल्दी से सोफे पर सिमट कर बैठ गई। नज़र उठाकर फ्लैट का जायजा लेती एकदम इसे रोना आने लगा। एक ही तो सहारा था, वो भी आज छीन लिया गया था। लब पेंचती वो घुटनों में चेहरा छुपा कर रो दी। जब हाजक कमरे से निकलता इसकी तरफ बढ़ा, कदमों की आवाज़ पर हाना ने तेजी से सर उठाकर इसे देखते ही दोबारा टांगे लटका कर बैठ गई। हाजक इसकी हरकत पर मुस्कुरा दिया। ये लो तौलिया, बर्फ में काफ़ी देर रहने से तुम्हारे बाल कीड़े हो गए हैं, हम तब तक काफ़ी बना लेते हैं, इससे गर्माइश मिलेगी। हाजक तौलिया इसकी जानब बढ़ाकर कहता। किचन की जानब बढ़ने लगा, जब हाना बेख्तियार इसे आवाज़ दे बैठी, मुझे भूख लग रही है। बच्चों जैसे अंदाज में कहती वो जाने क्यों शर्मिंदा हो रही थी। ठीक है, लेकिन घर में कुछ है नहीं। ऐसा करता हूँ ले आता हूँ, यहाँ करीब में मैकडॉनल्ड्स है जो 24 घंटे खुला होता है, तुम जब तक चेंज कर लो। हाजक इसे कहता किचन की बजाय दरवाजे की सीमत बढ़ गया था, क्योंकि हाना इससे रोक भी ना सकी थी। हाजक के जाते ही वो सोच में पड़ गई कि किस कमरे में जाना था। कुछ सोचने के बाद वो इसी कमरे की जानब बढ़ गई जिसमें हाजक गया था। कमरे का दरवाज़ा बंद करते ही ताकी आवाज़ के साथ फ्लैट का दरवाज़ा खुला। हाजक हाथ में शापर था, मैं वही मेज़ पर शापर रखता गहरी नज़रों से कमरे के दरवाजे की सिमत देखने लगा। एकदम आंखों की चमक बड़ी थी। दूसरी तरफ हाना कमरे का जायजा लेती ड्रेसिंग के साथ खड़ी अपने बालों को बैंड से आज़ाद करती, उंगलियों से सुरियाती। धीरे से मुस्कुराकर बाथरूम की जानब बढ़ गई। इसके हटते ही शीशे में हाजिर का नजर आया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर इसने दरवाजे की सिमत देखा था। कहीं मुहतरमा का डर से दिल बंद हो गया तो लेने को देने पड़ जाएंगे। खुद कलामी करता हुआ इसे डराने का इरादा तक करता कमरे से निकल गया, लेकिन वो नहीं जानता था कोई है जो हाना के बचपन से इसके पीछे है। हानिया बाथरूम से निकली ही थी जब कमरे का दरवाज़ा बजा। तौलिए से चेहरा पूछती आगे बढ़कर जैसे ही दरवाज़ा खोला, हाजर को देखकर एक लम्हे के लिए साकत रह गई। अपनी ज़िंदगी में पहली बार इसने इतना हसीन मर्द देखा था, जबकि हाजर खुद को यक तक देखता पाकर होंठ पेंचकर मुस्कुराहट दबा चुका था। आ जाओ खाना खा लो, हाजर इसे कहता पलट गया। हाना स्वेटर पहन की तेजी से इसके पीछे निकली। दोनों सोफे पर बैठे थे। हाना इसे देखती झिझक सी गई। बता इतने हैंडसम शख्स के सामने कैसे इतना बड़ा बर्गर खा सकती थी, जबकि हाजर बैग से टेक लगाए टीवी लगाकर बैठा गाहे बगाहे इसे भी देख रहा था जो चिप्स खा रही थी। बस नजर इस पर डालकर दोबारा गर्दन घुमाकर एक ललचाती नजर बर्गर पर डालकर इसे देखने लगी जो इसी को देख रहा था। क्या तुम हमारे सामने खाने से शर्मा रही हो? उफ, क्या ये चेहरा पढ़ लेता है? लब काटती वो सोच कर रह गई थी। जब हाजर ने बर्गर उठाकर नवाजा लिया था, हाना सदमे से इसे देखने लगी जो मजे से बैठा बर्गर खा रहा था। बैग में एक और है, निकालो और हमारी तरह खाना शुरू करो। हाजर की बार बार इसे खुशी के साथ बुरा भी लगा था। मुंह बनाकर वो इसे देखने लगी। क्या सोच रहा होगा, कैसी गवार लड़की है, एक बर्गर नहीं खाना आता, इसे पता ही नहीं चला कि वो ऊंचा बड़बड़ा रही है। होश तब आया जब इसके लबों पर मुस्कुराहट रेंगी थी। हाना का दरिया का यक इसका असीर हुआ था।
काश वो जिंदगी भर इसी तरह सामने बैठे मुस्कुराता रहे, अपनी ही सोच। पर वो घबरा कर बैग में चेहरा छुपा गई। हाना ने जैसे ही सर उठाया दग से रह गई। घबरा कर इर्द-गिर्द देखा। जब किचन में आती खटपट पर सांस लेती सुकून से बर्गर खाने लगी, जबकि किचन में मौजूद हाजा की मुस्कुराहट गहरी हो गई। थैंक यू हाना, कॉफ़ी का कप लेती हल्के सी मुस्कुराहट के साथ कहती दोबारा रुख फेर कर शीशे से बाहर देखने लगी, जहाँ बारीक बर्फबारी हो रही थी। हाजक भी इसके साथ ही फासले पर खड़ा गूंद गूंद कॉफ़ी पी रहा था। आपका शुक्रिया, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। हम कुल्फी बन जाती और क्या। दो बदो जवाब देता हाजक मुस्कुराहट दबा गया। हाना ने इसकी बात पर मुंह फुलाकर इसे देखा। मेरी तो जान निकलने वाली थी खौफ से। हाना ने याद करते ही जुरजुरी सी लेते मग लबों से लगाया। इतना खौफ अंधेरे से डरती हो? हाजक की बात पर वो पूरी तरह इसकी जानिब पलट कर खड़ी हो गई। आपको नहीं लगता? नहीं, अंधेरे से भला कौन डरता है। ये तो हमें अपने साए में छुपा कर रखते हैं। किसी छोटे बच्चे की तरह हाजक खड़ी नजरों से इसे देखता सरगोशी नुमा लहजे में बोलता मुस्कुराया, जबकि हाना इसे देख कर रह गई। दोनों के बीच काफ़ी देर खामोशी हाय रही, जिसे हाना नहीं तोड़ा था। एक बात पूछूं? हाँ। हाजर किसी गहरी सोच में डूबा इसकी आवाज़ पर चौंक कर बोला था। आपकी फैमिली कहाँ है? मेरा मतलब अम्मी अब्बू भाई कोई भी नहीं है। यहाँ कब से जुबान पर मचलता सवाल बिला आहेन पूछ ही लिया था। इसके सवाल पर हाजिर के चेहरे पर साया सा लहराया। हम अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हैं। अपना कारोबार है, बाप नहीं है। हाँ, हमारी अम्मी जान हमारे अपने आबाई घर मरीना मुकीम है। खैर, अब तुम बताओ अपने बारे में। हाजिर अवरम मुझसे तारफ करवा कर इससे पूछने लगा, जिसने लंबी सांस ली थी। मैं अपने वालिदैन की दूसरी औलाद हूँ। मेरी जुड़वा बहन थी जो मुझसे 1 सेकंड बड़ी थी। अम्मी अब्बू एक हादसे का शिकार हुए थे, तब हम दोनों 6 महीने की थी। इस हादसे में मेरे अपने सब खत्म हो गए। मेरे चाचू भी जो इस वक्त इन्हीं के साथ थे, और तब से मैं अपनी चाची के रहम करम पर हूँ। लेकिन कब तक? नीना मेरी चाचा ज़ाद फुल नौकरी कर रही है और मैं ज़्यादा तालीम ना होने की वजह से होटलों क्लबों की फजूल नौकरियाँ करने पर मजबूर हूँ। लेकिन पता नहीं हमेशा मुझसे कोई गड़बड़ हो जाती है तो निकाल देते हैं। हाजिर दिलचस्पी से इसके पल पल बदलते तासरात देखता इसे देखे जा रहा था। जब किसी की मौजूदगी के एहसास पर इसकी निगाहें स्याह होने लगी थी। हमें लगता है अब सो जाना चाहिए, काफ़ी रात हो गई है। जी बिल्कुल, मुझे भी अब नींद आ रही है। वैसे सब चीज़ों के लिए एक बार फिर आपका शुक्रिया, वरना मैं वाकई मर जाती। हाना इसकी बात पर मुस्कुरा कर कहती जुरजुरी लेती इसके हाथ से मग लेकर कमरे से निकल गई थी। सुनसान सड़क पर खड़ी वो लंबी काली गाड़ी बिल्डिंग के बाहर खड़ी थी। गाड़ी के पिछली सीट पर बैठा शख्स अपनी स्याह चमकदार आंखों से इसी फ्लैट की खिड़की को देख रहा था, जहां कुछ देर कबल हाना और हाजिर खड़े थे। मेरी हाना एकदम मर्द ने सरगोशी की थी, जिसमें वाज़िया खुशी थी किसी के मेरे जानने की। बेतहाशा खुशी अचानक किसी की मौजूदगी पर। इसने गर्दन मोड़ कर देखा था। एक सूर मुस्कुराहट लबों पर रक्सा हुई, जबकि साथ बैठे शख्स का चेहरा सपाट था। चलो ड्राइवर को हुक्म देता वो शीशे के पास देखने लगा, जबकि वो हनोज इसे देख रहे थे। सुबह बखैर हाना, जो सुबह जल्दी उठ गई थी, हाजिर को कमरे से निकलता थे कर जल्दी से अपनी जगह से उठकर बोली, जो आंखें मसलता किचन की जानब बढ़ रहा था। आवाज़ पर ठटक गया। हैरानगी से हाना को देखा जो खड़ी मुस्कुरा रही थी। सुबह बखैर, तुम जल्दी उठ गई हो। हाजिर इसे देखता इसके सामने आकर रुका। हाँ, वो आंख जल्दी खुल गई थी। हम ठीक है, नाश्ता किया? हाजिर समझते
हुए सा रहलाता, पलटते पलटते रुक कर पूछने लगा, हाँ मैंने कर लिया था, वो मैं बो की कच्ची हूँ इसलिए इंतज़ार ही नहीं कर सकी। हाना शर्मिंदगी से इसे बता रही थी, जाने वो इसके बारे में क्या सोच रहा होगा। हाज़िक इसकी बात पर मुस्कुराया, कोई बात नहीं, किन्स भी खाने की कच्ची है, मोहतरमा को बेवकत भूख लगती है। हाज़िक इसे बताकर मुस्कुराने लगा, जबकि हाना के चेहरे के जाविये बिगड़ गए। किन्स कौन न चाहते हुए भी हाना ने पूछना ज़रूरी समझा था। ये जाने बिना कि हाज़िक इसकी कैफियत समझ रहा था। वो जलन महसूस कर रही थी और यही जलन इसे मज़ा दे रही थी। हमारी दोस्त है, बहुत अच्छी है, देखा था ना उस दिन क्लब के बाहर हाज़िक के बताते ही उसे याद आ गई थी वो सड़िया सी लड़की। हाँ नहीं, मुझे याद नहीं आ रही। खैर मुझे अब चलना चाहिए, आपका बहुत शुक्रिया। हाना अनजान बनती इसे कहकर सोफे पर से अपना लांगोट उठाकर पहनने लगी। वो तो ठीक है, लेकिन कहाँ जाओगी? कल तुम नहीं हमें बताया था ना, चाची के अलावा तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। हाज़िक इसके जाने पर हड़बड़ा कर तेजी से इसके सामने आया था। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं बी जान के पास जाऊंगी। वो मेरी गवर्नेंस थी जब मैं 7 साल की थी, लेकिन मेरी चाची ज़हनी तौर पर भिखारी और लालची हैं। अच्छा ये हुआ मुझे निकाल दिया घर से, मुझे भी कोई शौक नहीं है इनके साथ रहने का। हाना मुंह बनाकर इसे बताती एक बार फिर इसे देखकर बाहर निकल गई। हाज़िक ने माथा पीट लिया। अजीब लड़की थी, बस करो। पिछले आधे घंटे से बैठी रोने का शोर फरमा रही थी जब तेजी से गाड़ी नजदीक आकर रुकी। हाज़िक ड्राइविंग सीट से उतरता तेजी से इसके सामने आकर रुका, जो दोनों हथेलियां बेंच पर टिकाकर झुकाकर बैठी थी। चलो तुम्हें तुम्हारी बीजान के घर छोड़ दूं। हाज़िक की आवाज़ पर इसने सर उठाकर इसे देखा। आप नहीं ले जा सकती। हाना दोबारा सर झुकाकर आंखें पूछते हुए बोली। हाज़िक गहरी सांस भरता इसके सामने बैठा, और इसकी वजह क्योंकि वो अब यहाँ नहीं रहती, मरी चली गई है। अपने बेटी के साथ वहाँ किसी के घर में काम करती है। सुसु करते इसने हल्की आवाज़ में बताकर नजरें झुकाई। इसमें कौन सा बड़ा मसला है, हम भी आज घर जाने का सोच रहे थे, हमारे साथ चलो। हाज़िक शान ने उचकाता उसे देखते हुए बोला। वो जो दोबारा रोने का इरादा कर रही थी, झटके से सर उठाकर इसे देखने लगी। वाकई ऐसा हो सकता है? हाँ, हो नहीं सकता बल्कि हो गया है। चलो उठो। हाज़िक इसी के अंदाज में कहता जल्दी से उठ खड़ा हुआ। हाना धीरे से चेहरे पर हाथ फेरती इसके पीछे भागी। कभी ना वापस आने के लिए शाम का वक्त था। ऐसे में मरी का मौसम इस्लामाबाद के मुकाबले में काफ़ी सर्द था। सड़कें सफ़ेद बर्फ से ढकी हुई खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। ऐसे में गाड़ी में चलता ही तरहाना को नियम से काम नहीं लग रहा था। तुम्हारे पास इनके घर का पता है? हाज़िक ने अचानक इसकी तरफ देखते हुए पूछा, जो पर देखने में मसरूफ़ थी। हाँ मेरे पास है, पर उसमें हाना चौंक कर इसे जवाब देती, पर उससे छोटी सी चिट निकाल कर इसके हवाले कर चुकी थी। हाज़िक ने एक हाथ स्टीयरिंग पर रखे दूसरे हाथ से चिट लेकर एड्रेस पढ़ा तो चौंक गया। ये ज़ेगम वेला का एड्रेस था। इसका मतलब वो इसके घर पर काम करती है। ये तो मेरे घर का एड्रेस है। हाज़िक की आवाज़ पर वो चौंक कर इसकी तरफ मुतवज्जो हुई। सच में हाना को हैरत के साथ अनजाने से खुशी हुई थी। हाँ बिल्कुल। हाज़िक एक नज़र इसे देखकर कहता, अंदर ही अंदर मुस्कुराया था। फिर तो ये अच्छा हो गया है। हाना के कहने पर इसने सिर्फ सर हिलाने पर इत्तफाक किया। बाकी का सफ़र खामोशी में गुजरा। हाना जो थकन के बाद सो चुकी थी, किसी एहसास के तहत आहिस्ता से आंखें खोलती सीधी हुई, लेकिन सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। ज़ेगम वेला पूरे आबूताब से इसके सामने था। हाना ने नज़रों का जाविया बदल कर घबरा कर इर्द गिर्द का जायजा लिया। हर तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्तों का झुंड था। तेज सर्द हवाओं से सरसराते पत्तों की आवाज़ें अंधेरे माहौल को और पुरअसरात कर रही थी। हाना जो सदा की डरपोक थी, सहमी चिड़िया की तरह सीट पर ही दुबक कर बैठ गई थी। इसे हाज़िक पर भी गुस्सा आ रहा था, जो इसे जिगाने की बजाय खुद अपने आजीशान महल में चला गया था। उस अब मैं क्या करूं?
उतरो या नहीं, हाना झुंझलाती हुई खुद से कहती सोच में पड़ गई। का जाने क्या वक्त हो रहा था। वक्त का ख्याल आते ही हाना ने मोबाइल में देखा, 7 बजे का वक्त था। हाना बेजारी से मोबाइल वापस रखकर बाहर देखने लगी। इसकी गर्दन फेरते ही वक्त पीछे की सीमा चलने लगा। आज़िम, तुम इस लड़के को क्यों लाए हो यहाँ? क्या तुम जानते नहीं हो बरसों पहले जो कुछ हो चुका है वो दोबारा दोहराया जाए? आखिर क्यों तुम अपने बड़ों वाली गलती करने जा रहे हो? एक इंसान से रिश्ता हमारी बरादरी के खिलाफ है। आज भी वो खाली हाथ है। क्या तुम्हें इनको देख कर भी एहसास नहीं हुआ? ये खेल सा सुबह कर देता है। आज की माँ गुस्से में सहलहजे में उसे आईना दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो भी जानती थी ये आईना दोनों में लिपटा है। बहुत से राजों से आता ये आईना सदियों ये राजों को छुपाए। जिन और इंसान के खेल का तमाशा देख रहा था, हम माँ को समझा नहीं सकते अम्मी जान, लेकिन हम इंसानों के बीच बचपन से रहते आ रहे हैं। हमने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, ना ही आगे पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन तब तक जब तक हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए। है वो जा चुकी है, हम उसे ला रहे हैं। आप प्लीज़ अपना रवैया ठीक रखिएगा। हाजिक अपनी माँ को कहता वहाँ से बाहर निकल गया। हाना जो सिमट कर बैठी रो देने को हो रही थी। हाजिक को आता देखकर इसकी जान में जान आई थी। तेजी से दरवाज़ा खोलती हुए इसकी तरफ बढ़ी थी, जो इसे देख कर रुक गया था। हाना ठंड से जुझरी लेती इस तक पहुंची थी। मुझे छोड़कर आप कहाँ चले गए थे? हाँ, अभी मेरा खौफ से इंतकाल हो जाता, फिर तुम चिड़ेर बन जाती। और क्या हाजिर इसके मासूमियत से कहने पर शरारत से जवाब देता मुस्कुराया। अच्छा चलो अंदर, हाँ तुम्हें अपनी अम्मी जान से मिलवाते हैं, फिर तुम्हें तुम्हारी गवर्नेंस के पास छोड़ दूंगा। हाजिर इसे मुंह बनाते देखता जल्दी से कथा पलट कर आगे बढ़ गया। हाना भागने वाले अंदाज में इसके पीछे हाल में दाखिल हुई थी। हाना मुंह खोले इस शानदार महल को देख रही थी। हर एक चीज़ अपने मालिक की आधा ज़ौक़ का मुंह बोलता सबूत था। तूबा बेगम ने अपने बेटे को देखा, फिर नज़र फेर कर हाना को देखा तो बुरी तरह ठिठक की। बेयकीनी से गर्दन मोड़ कर हाजा को देखा, जो पूरा रात सा मुस्कुराया था। आंटी आपसे मिलकर अच्छा लगा। हाना इन्हें देख कर मुस्कुरा कर बोली, मुझे भी अच्छा लगा। मेरे ख्याल से लंबा सफ़र तय करके आ रहे हो, खाना खाकर आराम करो, सुबह तुम्हें हादर छोड़ आएगा। तूबा बेगम मुस्कुरा कर बोलती, एक नज़र हादर पर डालती वहाँ से सीढ़ियों की जानब बढ़ गई। लंबे खूबसूरत से मेज़ पर इस वक्त वो दोनों बैठे खाना खा रहे थे। हाना इतना कुछ देख कर हैरान हो रही थी, भला कब इस एक वक्त में इतना कुछ खाया या दिखाया था। इसके घर में तो नाश्ता और रात के खाने में एक ही पकवान बनता था। ताहम कुछ पूछो, हाना ने खामोशी से घबरा कर अपने सामने बैठी हाजिर से पूछा। हम पूछो। चूं का देखता इजाज़त देकर वो दोबारा खाने की तरफ मुतवज्जो हुआ था। यहाँ और कोई नहीं है, मेरा मतलब कितना बड़ा महल है ये, और पुरस्कार भी। आखिर में हाना ने सरगोशी की, लेकिन इससे फासले पर होने के बावजूद हाजिक ने इसकी बात बखूबी सुनी थी। नहीं, और कोई नहीं है। हाँ, लेकिन मेहमानों की बेवकत आमद होती रहती है। हाजिक स्पॉट लहजे में कहता कुर्सी धकेल कर उठ खड़ा हुआ। हाना ने तेजी से आखिरी नवाला निकलते वटावट पानी हलक में उंडेला। घर की खूबसूरती अपनी जगह, लेकिन रात के पैर इसे खौफ महसूस हो रहा था। हाजिक इसकी जल्दबाजी देखकर मुस्कुरा दिया। दोनों जीना झट से ऊपर आए थे। कॉरिडोर के दोनों तरफ सिल्क के पर्दे थे। जहाँ बजा कैंडल स्टैंड पर कैंडल जल रही थी। बड़े बड़े झूमर छत से लटके हुए थे। हाना खामोशी से इसके साथ चलती हर चीज़ का जायजा ले रही थी। जब बेग दरवाजे के सामने आकर दोनों रुके। ये तुम्हारा कमरा,
आराम करो, अगर कोई काम हो तो हमारा कमरा बाहर में है। आज़ाद ने कहते साथ सामने की जानब इशारा किया। वहाँ जाने के लिए पूरा घूम कर जाना पड़ता है। आज़ाद इसे कहता आगे बढ़ गया। हाना इसके जीने तक पहुँचते ही घबरा कर जल्दी से अंदर घुस गई। आज़ाद जो अपने कमरे तक पहुँचने वाला था एकदम रुक कर गर्दन घुमाई। मेरी आंखें स्याह हुई थी। मेरी प्यारी चड़की सरसराती आवाज़ में बोलता वो एकदम गायब हुआ था। रात का तीसरा पहर था जब इसकी आंख किसी एहसास पर खुली। मंदी मंदी आंखों से इसने अतराफ में देखना चाहा, लेकिन कमरे में अंधेरा होने के बाद उसे उठकर साइड टेबल पर रखा लैंप जलाना पड़ा। लैंप के जलते ही कमरे में हल्की रोशनी फैली। अपने गले पर हाथ रखकर इसे पाने की तलब हुई। शायद तभी इसकी आंख खुली थी। हाना ने साइड टेबल पर कांच की जग को देखा तो खाली थी। उसे हैरत ने आन गिरा। जब तो आधे से ज्यादा भरा हुआ था। हाना ने जालीदार सफेद पर्दा हटाया जो बेड के चारों कोनों से छत से साथ मिले हुए थे। कमरे पर कदम रखती उसे शहजादियों के कमरे का गुमान हुआ। हाँ, वहाँ की हर चीज़ वैसी ही थी। जमाई रोते ही जैसे उसने कदम ज़मीन पर जमाए। कमरे में किसी की मौजूदगी के एहसास उसने लम्हे में उसे खौफजदा कर दिया। हाना ने आहिस्तगी के गर्दन घुमाई। यूँ लगा जैसे कोई इसकी जानब पुश किए वहाँ मौजूद हो। यह सोच कर ही उसका दिल दहला रही थी कि वो अनजान जगह अनजान कमरे में कमरा भी वो जैसे एक पूरा फ्लैट हो। हिम्मत करते उसने आंखें बंद करते दोबारा खोली तो वहाँ कोई नहीं था। और शायद मेरा वहम था, उससे कहती वो उठ खड़ी हुई। फिर बस से हालरी छत पर डालती उठाकर कमरे से निकली तो फिर रोशनी तक का इंतज़ार बिस्किट वगैरह खाकर कर लेती, लेकिन प्यार ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि गले में कांटे चुभ रहे थे। छोटे छोटे कदम उठाती वो बिना इर्द गिर्द देखे आगे बढ़ रही थी। जब कॉरिडोर से गुजरती यकदम ही उसे सर्दी लगने लगी। जाने ये इतनी तेज हवा कहाँ से आ रही थी। हाना के जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। हवा से इसके खुले बाल पुष्प पर अटकेलियाँ करने लगे। यह तभी हाना ने थोक निकलकर मोमबत्तियों को बुझते देखा। लंबा सा धुआं उठता हुआ हवा में तरीर हो रहा था। इतनी ठंड में भी इसकी पेशानी अर्कालूद हुई थी। टांगे जैसे हिलने से इनकारी हुई। हाना को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ। इतनी रात गए नेम अंधेरे को दौर में सफेद पर्दे हवा की दोष पर फड़फड़ाते इसकी जान लेने को थे। इससे कबूल वो होशो खरोश से बेगाना वही ज़मीन बोस होती। हाजिर को अपनी तरफ आता देखकर जैसे उसकी सांस बहाल हुई थी। चाचू आपने कहा था आप यहाँ नहीं आएंगे। हाजिर ने हफ्की से सामने खड़े लंबे चौड़े वजीह शख्स से कहा, यो धीरे से मुस्कुराया था, तुम जानते हो इससे देखे बिना मुझे सुकून नहीं आता। अपनी बारी खूबसूरत आवाज़ में वो हाजिर से बोला था। हाजिर ने गहरी सांस भरी। वो सके चाचा भतीजा नहीं थे, वो इसके कज़न का बेटा था। फिर भी दोनों में हम पर मिसाली थी। ठीक है, लेकिन आपने इसे डरा दिया। हाजिर मुँह बनाकर कथा बाहर जाने लगा। जब अकब से आती इसकी बातों मुस्कुराया। मैं तो बस खेल रहा था अपनी शहजादी से। आपकी इतला करी आपकी शहजादी बहुत ही डरपोक है। जब तक अपना असल मालूम नहीं चल गया था तब तक ऐसी शरारतों से बाज रहे। बाद में हम मिलकर इसे तंग करेंगे। हाजिर इसी कहकर कमरे से निकल गया था। इसके जाते ही वो भी मुस्कुराते हुए वहाँ से गायब हो गया था। हाना इसे देखते ही तेजी से हाजिर के करीब गई थी। अपनी बेइख्तियारी पर यकदम हजत हो गई। अभी तक जाग रही हो? हाँ, वो नहीं, मुझे पानी पीना था। हाना इसके पूछने पर गड़बड़ा कर बोले। वो भी इससे पूछना चाहती थी कि वो अभी तक क्यों जाग रहा है, लेकिन साथ झटक गई। हाजिर इसकी तासाद देखकर मुस्कुराया। हम पानी भिजवाते हैं, तुम कमरे में जाओ। ठीक है हाना इसके कहने पर जग इसकी जानब बढ़ाती कमरे की तरफ तेज तेज कदम उठाने लगी।
ایک بار چلتے چلتے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہا، لیکن دک سے رہ گئی۔ آواز سے پھڑ پھڑاتے پتے، جلتی موم بتیاں، سب جیسے خاموش و پرسکون تھے۔ ہانا تیزی سے کمرے میں گھس گئی۔ حاضر کے جلدی سے آنکھوں سے اوجھل ہو جانے پر اسے غصہ آیا تھا۔ صبح ناشتے کے بعد وہ حاضر کے ساتھ اپنی گورنس کی رہائش کی جانب گامزن تھی۔ حویلی سے 15 منٹ کی ڈرائیو پر بختاور، جس کی عمر 36 سال تھی، حاضر بیگ گاڑی اس کے کارٹر کے سامنے رکی۔ موسم سرد تھا، برف سے زمین ڈھکی ہوئی تھی، ایسے میں سورج کی ہلکی ہلکی کرنیں زمین پر بکھر رہی تھیں۔ دونوں چلتے ہوئے لکڑی کے 3 اسٹیئر چڑھتے دروازے کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ 10 ننھے ہاتھ بڑھا کر دروازے کے سامنے گور بڑے سے کارنر سے دستک دی۔ جب اندر سے کسی عورت کی آواز پر ہانا نے اپنی آمد کا بتایا۔ بطور آنٹی میں ہانا کے کہنے کی دیر تھی جب دروازہ کھلتے ہی سادی لمبی میکسی میں شامل میں لمبی پتلی عورت نمودار ہوئی۔ سامنے ہی ہانا کو دیکھ کر وہ اسے پرسوئی نظروں سے دیکھ کر یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب ہانا نے آگے بڑھ کر بطور کو گلے لگایا، کیسی ہیں آپ؟ لگتا ہے پہچانا نہیں مجھے۔ ہانا اس سے یوں سوچ میں ڈوبا دیکھ کر بولی، ہاں شاید بہت وقت گزر گیا ہے۔ بطور نے الجھ کر اسے جواب دیا تھا۔ حاضر خاموش کھڑا دونوں کو دیکھ رہا تھا، جو کسی احساس پر اس کی آنکھیں چمکیں۔ گردن موڑ اپنے پیچھے دیکھا۔ یہاں ایک لڑکی سرخ سادی لانگ اسکرٹ پر سفید پوری آستینوں والی شرٹ میں ملبوس، اپنے لمبے ڈارک براؤن رنگ کے بالوں کی اونچی پونی باندھے، سرخی لانگ کوٹ کے ساتھ گردن کے گرد مفلر لپیٹے درخت کے پاس کھڑی مسکرا کر ہانا کے پوچھ دیکھ رہی تھی۔ حاضر کے دیکھنے پر اس نے نظروں کا زاویہ بدل کر اسے دیکھا تھا۔ آہستہ سے سر کو ہم دیا جسے سلام کر رہی ہو۔ حاضر نے بھی دھیرے سے سر ہلایا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ان کے نزدیک آئی تھی۔ حیرت تب آئی تھی وہیں ہانا پتھر ہو گئی تھی۔ السلام علیکم، میرا ہانا حالہ سرگام ہے۔ حالہ نے اپنا مومی ہاتھ اس کے سامنے بڑھایا، جو بالکل اس طرح کی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے وہ آئینے کے سامنے